गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो सेशन में हम लोग नाउन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू की बात करेंगे। इसके पिछले वाले सेशन ए में हमने आपको बताया था कि कैसे कुछ नाउन अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन फोर लेते हैं। बच्चों, ये जो फिक्स प्रीपोजिशन के क्लास है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए नाउन के साथ टू। ठीक है ना। देखिए, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके साथ हिंदी चाहे हम कुछ भी रखते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि फिक्स प्रीपोजिशन का हिंदी से कोई लेना देना नहीं होता है। ये हिंदी हम को रखे, में रखे, से रखे, हम कुछ भी रख ले। यदि एक टू लेने वाला यदि नाउन है तो वो टू ही लेगा, फोर लेने वाला नाउन है वो फोर ही लेगा। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ नाउन से जो कि अपने साथ टू लेते हैं। देखिए, रुकावट, रुकावट अथवा बाधा। ठीक है ना। अब बाधा के लिए या रुकावट के लिए हमारे पास जितने भी नाउन हैं, ठीक है ना, बाधा रुकावट हम जो भी कह ले, ठीक है ना। अब इससे संबंधित जो भी नाउन होंगे उनके साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करें। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड को देखते हैं जो कि बाधा और रुकावट को वो बताएंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हिंड्रेंस, हमारा एक वर्ड है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा रुकावट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है इम्पेडिमेंट, बाधा रुकावट। ये देखिए, ये तो आप प्रीपोजिशन सीख ही रहे हैं, साथ साथ आपका जो वर्ड पावर है वो भी अच्छा हो रहा है। वर्ड की दृष्टिकोण से भी ना ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि बाधा या रुकावट के लिए जितने भी वर्ड्स हैं सभी के सभी अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेते हैं। चलिए, तो हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट, आगे चलते हैं ऑब्स्टिकल। कुछ और वर्ड को लेते हैं, ऑब्स्टिकल, ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है ना। ये बाधा और रुकावट के लिए कॉमन वर्ड है और इनके साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। चलिए कुछ सेंटेंस से इनके यूजेस को देखा जाए। ठीक है ना। ये चार वर्ड है, वर्ड और भी हो सकते हैं, हम सिर्फ उसी वर्ड्स की बात कर रहे हैं जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो हिंड्रेंस, इंपेडिमेंट, ऑब्स्टिकल और ऑब्स्ट्रक्शन, ये चार इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है बाधा या रुकावट। चलिए कुछ वाक्यों को देखा जाए। भ्रष्टाचार प्रगति में एक बड़ी बाधा है, अगर हमें ऐसा लिखना है। ठीक है ना। भ्रष्टाचार प्रगति में एक बड़ी बाधा है। चलिए अगर इसको अगर हम लेके चलते हैं तो कैसे लिखेंगे, करप्शन। भ्रष्टाचार के लिए करप्शन इज अ मेजर, बड़ा के लिए हम मेजर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चलिए बाधा या रुकावट के लिए हमारे पास चार वर्ड में से हम कोई भी वर्ड को हम ले सकते हैं। चलिए हम वर्ड इंपेडिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। करप्शन इज द मेजर इंपेडिमेंट, करप्शन इज अ मेजर इंपेडिमेंट। देखिए हिंदी के अनुसार अगर हम चलते हैं, हिंदी के अनुसार चलते हैं तो हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन अगर हम इनका प्रयोग करते हैं तो हमारा ये जो चीज होगा ना वो गलत होगा। अब हमको ये देखना होगा कि इंपेडिमेंट के साथ हम किस तरह के प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इंपेडिमेंट एक नाउन है जिसके साथ इन का प्रयोग ना हो करके टू का प्रयोग होता है। ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, करप्शन इज अ मेजर इंपेडिमेंट टू प्रोग्रेस। चलिए इसी तरह से हम बाकी वर्ड्स जैसे हिंड्रेंस, ऑब्स्टिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप ये वाक्य को देखिए, चलिए ये क्या है, वाक्य क्या कर रहा है कि पैसे की कमी उसके सफलता में एक बाधा नहीं बन सकी, यानी कि पैसे की कमी के बावजूद उसने सफलता पाया, इसका कहने का तात्पर्य है। चलिए कैसे लिखेंगे, शॉर्टेज ऑफ मनी, शॉर्टेज ऑफ मनी, ठीक है ना, कुड नॉट बी एन ऑब्स्टिकल, एन ऑब्स्टिकल। ठीक है ना। अब ऑब्स्टिकल लेता क्या है हमें ये ध्यान देना होगा। ऐसे हिंदी के अनुसार चलते हैं तो मे का अंग्रेजी इन होता है, लेकिन हमें ऑब्स्टिकल को ध्यान देते हैं तो टू का प्रयोग होगा। ठीक है ना। ऑब्स्टिकल अपने साथ टू का प्रयोग लेगा। ठीक है ना। उसके सफलता में अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, सक्सेस। तो बाकी वर्ड्स का भी प्रयोग हम इसी तरह से कर लेंगे। ठीक है। तो बच्चों मैं ये समझता हूँ कि रुकावट और बाधा वाला मैटर आपको समझ में आ गया। चलिए हम बात को हम आगे लेके चलते हैं।
चलिए, घृणा से संबंधित जो भी नाउन है, ठीक है ना, जो भी वर्ड्स हैं वो सभी के सभी अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेते हैं। देखते हैं, घृणा नापसंद चीज एक ही है, शब्द अलग अलग है। घृणा या नापसंद से संबंधित कुछ इस तरह के नाउन हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर वर्ड में लेता हूं तो हमारे पास वर्ड है डिसलाइक। कॉमन वर्ड के बारे में बात करता हूं तो हमारे पास वर्ड है डिसलाइक। एनाथेमा, हम इसके पहले भी बात कर चुके हैं इस वर्ड के बारे में। चलिए, रिपग्नेंस, ठीक है ना, ये सब का मतलब होता है नापसंद। एवर्सन, एंटीपैथी, ठीक है ना, ये सब का मतलब होता है घृणा, नापसंद। चलिए, और भी वर्ड हो सकते हैं, लेकिन हम उस वर्ड्स को ले रहे हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, घृणा और नापसंद के ये सभी वर्ड्स हैं, ये सभी नाउन के रूप में अगर हम प्रयोग करते हैं तो इनके साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप इस वाक्य को देखें, चलिए वाक्य को पहले देखें, वाक्य को समझें। कुछ लोगों को पालतू जानवरों से घृणा होती है, हमें इसे बनाना है। कैसे हम इसको लिखेंगे? सम पीपल हैव aversion to pet animals, है ना। सम पीपल हैव aversion to pet animals। हम क्या देख रहे हैं? एवर्सन एक नाउन है, ठीक है ना। एवर्सन का प्रयोग एक नाउन के रूप में हुआ है और इसके साथ प्रयोग होने वाला जो प्रीपोजिशन है वो टू है। आप दूसरे वाक्य को देखते हैं, जिससे कि नापसंद और घृणा से संबंधित जो वर्ड्स है उनके साथ टू का प्रयोग आपको समझ में आ जाए। चलिए, सेंटेंस क्या कर रहा है? ही हैज नो एंटीपैथी टू फॉरेनर्स। इसका हिंदी क्या होगा कि उसे विदेशियों से कोई घृणा नहीं होती, है ना, उसे विदेशियों से कोई घृणा नहीं है। तो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है घृणा और नापसंद की, ये सभी नाउन है और अपने साथ ये प्रीपोजिशन, आवश्यकता पड़ने पर प्रीपोजिशन अपने साथ ये टू लेंगे। चलिए, हम बात को हम आगे लेके चलते हैं। देखिए देखिए, सफलता, मार्ग, हम ऐसे कहें मार्ग, कुंजी एक ही चीज है। देखिए, भाव अलग अलग है, ठीक है ना। सीढ़ी, थोड़ा ध्यान दें, सीढ़ी का मतलब वो लकड़ी वाला सीढ़ी नहीं, ठीक है ना। अब इससे संबंधित तीन वर्ड हमारे पास है, ठीक है ना। इससे संबंधित मार्ग, कुंजी और सीढ़ी से संबंधित हमारे पास तीन वर्ड है। चलिए, मार्ग के लिए हम वे ले लेते हैं, कुंजी के लिए की ले लेते हैं और सीढ़ी के लिए हम लैडर ले लेते हैं, ठीक है ना। इनके साथ आवश्यकता पड़ने पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा। थोड़ा ध्यान दिया जाए। हालांकि हिंदी से प्रतीत कुछ और होगा, हिंदी से कुछ और प्रतीत होगा, लेकिन अगर हम वाक्य को डील करते हैं तो वाक्य के साथ टू आना चाहिए। जैसे कि अगर हमको लिखना है सफलता की सीढ़ी, नॉर्मली हम लोग लिखते हैं सफलता की सीढ़ी का मतलब क्या हुआ कि वो रास्ता, वो मार्ग जो कि आपको सफलता की ओर ले जाएगा। देखिए, टू क्या है? टू एक डायरेक्शनल प्रीपोजिशन है। अगर हमको कहीं जाना है, ठीक है ना, किसी डायरेक्शन को अगर हमको इंगित करना है तो वहां पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। टू एक डायरेक्शनल प्रीपोजिशन है, हमें ये ध्यान देना है। सफलता की सीढ़ी हमें कहना है बर्बादी का रास्ता, हमें कहना है बर्बादी का रास्ता। चलिए, यानी कि वो रास्ता जो आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। चलिए, तो सफलता की सीढ़ी अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हमारा वाक्य क्या होना चाहिए? फ्रेज क्या होना चाहिए? लैडर। चलिए, द लैडर, हम इसको कैसे लिखेंगे? द लैडर टू सक्सेस। हालांकि ये अगर हिंदी के अनुसार चले तो फिर हमें लगता है कि टू गलत है, लगता है कि ऑफ सही है, द लैडर ऑफ सक्सेस। लेकिन वो लैडर ऑफ नहीं होना चाहिए, लैडर टू होना चाहिए। इसी तरह से करें कि बर्बादी का रास्ता, द वे या पाथ, है ना। पाथ मतलब ये रास्ता होता है, द पाथ टू डिस्ट्रक्शन, ये है बर्बादी का रास्ता। तो बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। प्रीपोजिशन की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेते हैं। अगर हमको हिंदी के अनुसार लेके चलते हैं तो कुछ और प्रीपोजिशन हमें सही प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में इनके साथ लगने वाले प्रीपोजिशन टू होंगे। देखिए, एग्जामिनेशन में उन सवालों को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है जो कि हमारे मन के विपरीत चलते हैं,
मतलब हम मन के अनुसार सोचे तो कुछ और होगा, लेकिन इन रियलिटी आंसर कुछ और निकलते हैं। तो वो सभी प्रश्न एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर हमें कहना है सफलता की सीढ़ी, एक नॉर्मली अगर हम उसको सोचते हैं तो का अंग्रेजी ऑफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑफ के बजाय टू का प्रयोग होगा। उसी तरह से बर्बादी का रास्ता, का अंग्रेजी नॉर्मली हम लोग ऑफ लिखते हैं, अगर उसी हिसाब से चले तो हमारा ऑफ लिखना गलत होगा। तो ये सभी के सभी वर्ड्स हैं जो कि अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेते हैं। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। चलिए खतरा के लिए हमारे पास क्या वर्ड्स है। खतरा संबंधी जितने भी वर्ड्स होते हैं, दो वर्ड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खतरा संबंधी दो वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, और वो है वर्ड मीनेस। थोड़ा ध्यान दीजिए, वो वर्ड है मीनेस, ठीक है ना, और थ्रेट। ये खतरा संबंधी दो वर्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इनके साथ लगने वाले प्रीपोजिशन जो होंगे वो टू होंगे। थोड़ा सा आप इस चीज को देखिए, ठीक है ना। खतरा संबंधी जो भी वर्ड्स है अपने साथ टू लेते हैं। अब हम इस पर डायरेक्ट एक इंग्लिश में सेंटेंस को डील करते हैं जिसे बेहतर वे में समझा जा सकता है। चलिए ये क्या दिखला रहा है, ये सेंटेंस क्या हमें बता रहा है, क्या कर रहा है। रोहिंग्या मुस्लिम्स, ठीक है ना, जो रोहिंग्या, जो म्यांमार के रोहिंग्या प्रांत से जो यहाँ पर आकर के जो एक अवैध रूप से बस गए हैं, ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या आज खतरा बन गए हैं। कई मामलों में जहां पर दंगा फसाद हुए हैं, वहां पर रोहिंग्या मुस्लिम्स है ना फिगर आउट हुए हैं, जो वो चर्चा में आए हैं। तो रोहिंग्या मुस्लिम्स जो है वो एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या बन गए, खतरा बन गए हैं। हम यहाँ पर थ्रेट की जगह पर हम यहाँ पर मीनेस का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेंगे। तो बच्चों ये खतरा से संबंधित ये दो वर्ड हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, मीनेस और थ्रेट, ठीक है ना, और इनके साथ लगने वाले प्रीपोजिशन टू होंगे। कुछ हम लोग और वर्ड्स को देखते हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। चलिए देखिए, प्रस्तावना, शब्द है प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना से संबंधित हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, ठीक है। देखिए एक हम लोग नॉर्मली उसे जानते हैं, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, जो किताबों के ऊपर लिखा रहता है। जब आप किताब ओपन करते हैं तो आपको प्रस्तावना नाम का एक चैप्टर मिलता है। चलिए, प्रीफेस, प्रस्तावना। जो संविधान की प्रस्तावना होती है उसके लिए खास वर्ड है प्रियम्बल, प्रस्तावना। और एक वर्ड और है, उसको हम अलग से ट्रीट करेंगे, प्रील्यूड। इसका भी मतलब होता है शुरुआत, और ये प्रस्तावना का भी तो अर्थ शुरुआत ही होता है। देखिए ये सभी के सभी अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेते, थोड़ा इसे समझना हो, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन, प्रीफेस और प्रियम्बल, ये तीन वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड है जहां पर हम प्रस्तावना जब हमें कहना है। और प्रिलूड का इस्तेमाल एक खास मामलों में होता है, हम उसकी अभी चर्चा करेंगे। चलिए अगर हमें कहना है जैसे कि कोई किताब का प्रथम संस्करण है और हमें कहना है कि प्रथम संस्करण की प्रस्तावना, हमें ऐसा बात कहना है। चलिए इसको अगर हमें कहना है प्रथम संस्करण की प्रस्तावना, चलिए इस चीज को देखा जाए। अब प्रस्तावना के लिए हमारे पास ऊपर में ये तीन वर्ड है। खासतौर पर प्रियम्बल का इस्तेमाल हम संविधान के मामलों में करते हैं। तो इस तरह के वाक्यों में दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन और प्रीफेस। प्रीफेस ज्यादा कॉमन वर्ड है। कैसे लिखेंगे, प्रथम संस्करण की प्रस्तावना, द प्रीफेस, द प्रीफेस, और ऑफ नहीं, यही तो हमें समझना है। हिंदी के अनुसार चलेंगे तो हम ऑफ दे देंगे, जो कि गलत होगा। हमें ये समझना होगा कि प्रीफेस अपने साथ लेता क्या है। तो द प्रीफेस टू द प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशन, हम कैसे लिखेंगे, द प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशन, ये है प्रथम संस्करण की प्रस्तावना। चलिए अगर हमें लिखना है कि संविधान की प्रस्तावना, अगर हमें इस बात को लिखना है संविधान की प्रस्तावना, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसको प्रस्तावना के लिए इस बार हम संविधान के मामलों में हमें क्या उठाना चाहिए, प्रियम्बल, ठीक है ना।
हम कैसे लिखेंगे? द प्रीएम्बल, ठीक है ना, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है आपका संविधान की प्रस्तावना। तो देखिए ये प्रस्तावना के लिए तीन वर्ड है जो कि नॉर्मली अपने साथ प्रीपोजिशन टू देते हैं। देखिए प्रिल्यूड का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? देखिए प्रिल्यूड क्या होता है? एक छोटी घटना है ना, जो कि एक बड़े घटना का रूप ले लेती है। मतलब एक छोटी घटना का जो शुरुआत, एक बड़ी घटना का जो शुरुआत होता है वो प्रिल्यूड होता है। प्री मतलब होता है पहले। आप यहाँ से इसके रूट पर चले जाइए, आप पहले यहाँ से आप प्री को पहले समझिए। प्री का मतलब होता है पहले, यानी कि कोई बड़े घटना के पहली जो छोटी घटना होती है, जो बड़े घटना का शुरुआत माना जा सकता है, ठीक है ना, वो उसका प्रिल्यूड होता है। देखिए अभी ये क्या है, अभी जो यूक्रेन और जो रूस के बीच युद्ध हो रहा है, ये तृतीय वर्ल्ड वार का क्या माना जा सकता है? शुरुआत माना जा सकता है। हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वार छिड़ जाए, तो थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत कौन सी युद्ध माना जाएगा? ये जो यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध हो रहा है, ये थर्ड वर्ल्ड वार का शुरुआत माना जाएगा। मतलब थर्ड वर्ल्ड वार का भूमिका यहीं से मिला हमें। तो चलिए अब हम प्रील्यूड का इस्तेमाल कैसे करेंगे एक सेंटेंस के थ्रू, इसे समझा जा सकता है। चलिए इस सेंटेंस का हिंदी क्या निकल कर आएगा? यूक्रेन रसा वार, जो यूक्रेन और जो रूस युद्ध है, ठीक है ना, मे भी हो सकता है इन द फ्यूचर, ऐसा हो सकता है घटना कि जो यूक्रेन जो रसा वार है, ये थर्ड वर्ल्ड वार का शुरुआत हो सकता है, ठीक है ना। तो प्रील्यूड का इस्तेमाल हम ऐसे मामलों में करते हैं। चलिए अगर इतना अगर क्लियर है तो फिर हम बात को हम लोग आगे लेके बढ़ते हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ये सभी वर्ड्स नाउन होंगे, पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन होंगे। अगर इसमें से कुछ वर्ड अगर हम वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा इस बात को भी समझ लिया जाए, इसमें से कुछ वर्ड जो है ना वो वर्ब के रूप में भी प्रयोग हो सकते हैं। जैसे कि देखिए डिसलाइक, अभी मैं थोड़ी देर पहले बात किया था नापसंद और घृणा से संबंधित। देखिए डिसलाइक जो है ये वर्ब भी है, इस चीज को समझा जाए, और डिसलाइक जो है ये नाउन भी है, ठीक है ना। तो वर्ब के रूप में लाइक और डिसलाइक, पसंद करना नापसंद करना, अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं, भले इसको समझा जाए। लेकिन जब यही वर्ड जब नाउन होंगे तब अपने साथ प्रीपोजिशन ये टू ले लेंगे। देखिए आपको सेशन ए में क्या बताया गया था? जो फिक्स प्रीपोजिशन का जो सेशन ए था उसमें क्या बताया गया था कि अगर कैटेगरी बदलता है, अगर वर्ड्स के कैटेगरी बदलते हैं तो प्रीपोजिशन बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है। हो सकता है कि वर्ड के कैटेगरी बदले तो प्रीपोजिशन एक ही हो, या हो सकता है कि यदि कैटेगरी बदल जाए तो प्रीपोजिशन बदल जाए। इस पर थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में बात कर लेते हैं। चलिए हम आपको एक दो वर्ड दिखाना चाहते हैं, ओके, जहां पर कैटेगरी बदलने से प्रीपोजिशन नहीं बदलता है। ये तो कैटेगरी बदलने से प्रीपोजिशन बदलने वाली बात हो गई। अब आप कहिएगा सर आप कुछ ऐसा वर्ड दीजिए जिसमें कि कैटेगरी बदलने से प्रीपोजिशन नहीं बदला हो। चलिए उसको भी देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हमने क्या बात किया, यहाँ पर हमने बात किया कि ये दो वर्ड हैं जिनके पार्ट ऑफ स्पीच बदलने से प्रीपोजिशन का नियम चेंज हो गया। जब डिसलाइक जब वर्ब था तो नो प्रीपोजिशन, जब डिसलाइक जब नाउन हो गया तो प्रीपोजिशन टू। चलिए हम आपको अब दिखलाते हैं, एक वर्ड है रिपग्नेंट। चलिए इसको पहले समझा जाए। और अभी मैंने थोड़ी देर एक वर्ड का बात किया था रिपग्नेंस। चलिए रिपग्नेंट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है? एडजेक्टिव है। पहले आप ऐसे, तो रिपग्नेंट के साथ हम लोग आगे चल के देखेंगे, रिपग्नेंट के साथ प्रीपोजिशन टू है। हम लोग आगे इसे देखेंगे, रिपग्नेंट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू है। अच्छा, इसका जो नाउन फॉर्म है ना वो रिपग्नेंस है, ठीक है ना। और इसके साथ भी यदि हमें आवश्यकता पड़े तो जैसे मैंने दिखाया कि नफरत के लिए जो भी वर्ड्स हैं नाउन के रूप में उनके साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कैटेगरी बदलने से प्रीपोजिशन सेम रह गया, ठीक है ना। कैटेगरी बदला, एडजेक्टिव नाउन हो गया, लेकिन प्रीपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ क्या देख रहे हैं कि वर्ड की कैटेगरी बदलने से प्रीपोजिशन बदल गए। देखिए कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं, ठीक है ना, जहां पर हम एक से ज्यादा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं।
कुछ ऐसे भी आपको नाउन मिलेंगे, अभी इसी सेशन में मैं बात करूंगा, जिसमें हम एक से ज्यादा प्रीपोजिशन की बात करेंगे, जरूरत के अनुसार हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे आप इसको देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं एडवांटेज, एडवांटेज एक वर्ड है, पहले आप ऐसे समझिए, लाभ, एडवांटेज का मतलब फायदा या लाभ। इसके साथ हम प्रीपोजिशन टू का भी प्रयोग कर सकते हैं और प्रीपोजिशन इन का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारी इच्छा और रिक्वायरमेंट और जरूरत, सब कुछ इच्छा पर नहीं है, वाक्य का एक नेचुरल फ्लो होता है, तो जो एक लगे कि हाँ एक नेचुरल वाक्य ऐसा है, वहां जरूरत के हिसाब से हम प्रीपोजिशन टू या प्रीपोजिशन हम इनका प्रयोग करते हैं। अब इस वाक्य को एक देखा जाए जो एडवांटेज से हम बनाना चाहते हैं। चलिए, ये क्या कह रहा है, अकेले रहने के कई लाभ है, ठीक है ना। कोई वाक्य है, वाक्य कह रहा है क्या कि अकेले रहने के कई लाभ है। चलिए हम इसे बनाना है हमें, तो हम इसको कैसे हम बनाना चाहते हैं, एडवांटेज का प्रयोग करके बनाना चाहते हैं, तो ये कैसे बनेगा, देयर आर सेवरल एडवांटेजेस। अब सेवरल के कारण नाउन तो प्लुरल आएगा, हम चाहते हैं कि प्रीपोजिशन हम टू का प्रयोग करें। चलिए टू का प्रयोग हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि एडवांटेज टू के साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग होता है। तो लिव के जगह पर क्या होना चाहिए, लिविंग, थोड़ा ध्यान दिया जाए। अगर यहाँ पर हम लिव लिखते हैं, टू लिव लिखते हैं, तो हमारा ये वाक्य जो होगा वो गलत होगा। देयर आर सेवरल एडवांटेजेस टू लिविंग एलोन। चलिए हम यहाँ पर जरूरत के हिसाब से हम इन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कुछ वर्ड्स एक से ज्यादा प्रीपोजिशन लेते हैं, कुछ वर्ड्स क्या होते हैं कैटेगरी बदलने से उनका प्रीपोजिशन नहीं बदलता है, और कुछ वर्ड्स क्या हैं जिनके कैटेगरी बदलने से प्रीपोजिशन बदलता है। तो प्रीपोजिशन एक थोड़ा सा कंफ्यूज पैदा करने वाला ये टॉपिक है, आपको पता नहीं चलेगा कि कब टू लगेगा कब इन लगेगा। प्रैक्टिस के थ्रू जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इससे सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी लगेगा कि क्या यहाँ टू के जगह पर इन लगा सकते हैं, तो थोड़ा मन है, मन तो सोचेगा ही, लेकिन अभी आपको ये समझना है कि एडवांटेज एक ऐसा नाउन है जिसके साथ हम टू और इन, हम दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ और वर्ड्स को देखा जाए जो कि एक से ज्यादा प्रीपोजिशन लेते हैं। देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह क्लेम। क्लेम का मतलब होता है दावा, ठीक है ना। क्लेम का अर्थ होता है दावा, इसके साथ हम प्रीपोजिशन ऑन अथवा प्रीपोजिशन हम टू का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से हम आगे बात को बढ़ाते हैं, तो हमारे पास अगला वर्ड है, हम स्टिमुलस लेते हैं, ठीक है ना। स्टिमुलस के साथ प्रीपोजिशन टू और फोर दोनों का प्रयोग। चलिए स्टिमुलस का, चलिए क्लेम का मतलब दावा हो गया और स्टिमुलस का मतलब प्रोत्साहन हो गया। चलिए हम इसके साथ हम दोनों तरह का प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। इंसेंटिव, इसी तरह से एक और इंसेंटिव वर्ड है, थोड़ा सा इसको ध्यान दिया जाए, इसके साथ टू और फोर दोनों का प्रयोग हो पाएगा, ठीक है ना। इसका भी प्रोत्साहन होता है। प्रोत्साहन के कुछ और वर्ड्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ टू लेते हैं, जैसे कि इंकरेजमेंट, जैसे कि इंकरेजमेंट। चलिए इंकरेजमेंट के लिए हम देखते हैं, नहीं यहाँ पर इंसेंटिव के साथ केवल टू लगता है, इंसेंटिव के साथ फोर नहीं लगता, सॉरी, इंसेंटिव के साथ केवल टू का प्रयोग होता है, फोर का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ स्टिमुलस के साथ टू और फोर दोनों लगते हैं, पहले इसे समझा जाए, ठीक है ना। हम और भी वर्ड्स आपको देंगे, जैसे कि एक वर्ड इम्पेटस, एक वर्ड इम्पेटस, इम्पेटस का भी अर्थ प्रोत्साहन या गति होता है, इसके साथ टू या फोर का प्रयोग करेंगे, इसका हिंदी गति अथवा प्रोत्साहन होता है। हम क्या देख रहे हैं, देखिए ये जो स्टिमुलस और जो इम्पेटस है, ठीक है ना, अपने साथ ये दोनों प्रीपोजिशन लेके चलते हैं। हिंदी एक ही है सबका, हिंदी अभी मैं प्रोत्साहन की ही बात करूंगा, ओके। लेकिन कुछ वर्ड्स जो हैं अपने साथ दोनों लेके चलते हैं, जैसे कि देखिए स्टिमुलस के साथ टू और फोर, इम्पेटस के साथ टू और फोर, जबकि इसका हिंदी है प्रोत्साहन या गति, ठीक है ना। चलिए इंसेंटिव के साथ और इंकरेजमेंट के साथ केवल टू और कुछ भी नहीं, इसके साथ हम केवल टू का प्रयोग करेंगे, इनके साथ फोर का प्रयोग नहीं होगा। तो जब आप ऑप्शन देखेंगे, अब कहिएगा सर टू और फोर दोनों दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, टू हम चुनेंगे कि हम फोर चुनेंगे। देने वाला जो होगा ना क्वेश्चन, जब क्वेश्चन आपको मिलेगा तो कोई एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। जो सेटर होते हैं, जो क्वेश्चन के सेटर होते हैं, वो भी तो इस बात को जानते हैं,
उनको एक ही आंसर चाहिए। तो एक ही आंसर चाहिए तो दोनों में से आपको एक ही प्रीपोजिशन देखने को मिलेगा, एक ही साथ आपको दोनों देखने को नहीं मिलेंगे। तो हम आमतौर पर ये कॉमन इसमें बात क्या देखते हैं, पहले इसमें कॉमन बात देखा क्या जाता है कि चारों वर्ड्स में कम से कम टू तो जरूर है, फोर किसी में रहे या ना रहे, ये चारों में टू जरूर लगेंगे। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि प्रोत्साहन के जितने भी वर्ड्स होंगे उनके साथ आमतौर पर हम टू लगा सकते हैं, ठीक है ना। उनके साथ आमतौर पर हम टू का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ वाक्य से इसको समझा जा सकता है। चलिए इसके पहले हिंदी को देखा, तो हिंदी क्या निकलेगा। द पैकेज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो पैकेज अनाउंस किया गया, जो घोषित किया गया, ठीक है ना, प्रूव्ड ए बिग इंकरेजमेंट टू फॉलिंग इकोनॉमी, वो गिरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए क्या साबित हुआ, एक प्रोत्साहन साबित हुआ, ठीक है ना। जो सरकार द्वारा जो पैकेज जो घोषित किया गया, अनाउंस किया गया, वो गिरते हुए अर्थव्यवस्था के लिए क्या साबित हुआ, तो एक इंकरेजमेंट साबित हुआ। हम देखिए, हम जहां पर इंकरेजमेंट का इस्तेमाल किए हैं, हम इसके जगह पर इंसेंटिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टिमुलस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स इंटरचेंजेबल हैं, इनमें कोई खास अंतर इनमें नहीं है। तो बच्चों ये प्रोत्साहन के लिए जितने भी हम लोगों ने नाउन देखा है, इनके साथ लगने वाले प्रीपोजिशन टू होंगे। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, वफादारी, हमारा अगला जो वर्ड है वफादारी, वफादारी से रिलेटेड, ठीक है ना, वफादारी से रिलेटेड जो भी नाउन होंगे हम उनके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड्स है। तो हमारे पास वर्ड्स है फेथफुलनेस, वफादारी, फेथफुल मतलब वफादार, फाइडिलिटी वफादारी, चलिए ओबीडियंस वफादारी या आज्ञा, आप उसको मान के चलिए, और एलिजियंस मतलब होता है निष्ठा। चलिए ये चार इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि वफादारी या निष्ठा जैसे चीजों को बताएगी। वफादारी कहिए, निष्ठा कहिए, एक ही भाव है, वर्ड अलग अलग है, ठीक है ना। चलिए फेथफुलनेस, फाइडेलिटी, ओबीडियंस और एलिजियंस। एलिजियंस का जो शुद्ध हिंदी होता है वो होता है निष्ठा। चलिए संविधान के प्रति निष्ठा, जब आप देखते हैं, जब स्वेरिंग जब सेरेमनी होता है, जब शपथ समारोह होता है, तो लोग क्या कहते हैं कि मैं संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखूंगा, ठीक है ना। अब इसको संविधान के प्रति निष्ठा, इसको हम कैसे लिखेंगे, एलिजियंस टू, अगर एक छोटा सा फ्रेज लिखा जाए किस प्रकार लिखा जाएगा, एलिजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, एलिजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति निष्ठा। अगर हमें कहना है कि व्यक्ति परंपरा, परंपरा उनकी जो है, परंपरा के प्रति वो आज्ञाकारी होते हैं, निष्ठावान होते हैं, परंपरा को छोड़ते नहीं है, इसको सिंपल शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, फाइडेलिटी, फाइडेलिटी टू ट्रेडिशन, फाइडेलिटी टू ट्रेडिशन, मतलब कि अपने परंपरा को ये धोखा नहीं देते हैं, परंपरा के साथ ये बने रहते हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट ये नाउन के सेक्शन है। चलिए अब हम लोग कुछ मिसलेनियस नाउन्स को देखते हैं जिनके साथ हम लोग नॉर्मली प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, उनके यूजेस को भी देखेंगे।
चलिए अब हम आपको एक चार्ट दे रहे हैं, ये सभी के सभी नाउन होंगे और आवश्यकता पड़े तो उनके साथ प्रीपोजिशन हम का प्रयोग करेंगे। चलिए पहले आप इन नाउन को देखिए, ठीक है ना, ये कॉमन नाउन है जिनके साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। थोड़ा इनकी हिंदी को भी देखा जाए। चलिए, एक्सेस और अप्रोच, इन दोनों का हिंदी होता है पहुंच। क्या आप समझते हैं? ये सारे सरल वर्ड हैं। आंसर, रिप्लाई, रेस्पॉन्स, इसका हिंदी होता है जवाब। रिएक्शन भी रख लीजिए जवाब के सेंस में। चलिए, रिएक्शन का मतलब प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का मतलब एक खास सिचुएशन के प्रति जवाब होता है। और लिमिट, सीमा। चलिए, एसेंट का मतलब होता है सहमति। क्या देख रहे हैं? ये सभी के सभी कॉमन नाउन है, बहुत ही इस्तेमाल होने वाले नाउन है जिनके साथ हम आमतौर पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। देखिए, इसमें से कुछ वर्ड्स जो है ना वो वर्ब भी है, ठीक है ना, नाउन के अलावा ये वर्ब का भी काम करते हैं। जैसे आप इस कॉमन वर्ड को देखिए, देखिए जब वर्ब था तो अब इसके साथ हम नो प्रीपोजिशन का प्रयोग करते थे, है ना, आंसर के साथ नो प्रीपोजिशन। जब वर्ब है तब, और यही वर्ड जब नाउन है, यही वर्ड जब नाउन है तब इसके साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि वर्ब का भी काम करते हैं। आपको एक अच्छे डिक्शनरी से कंसल्ट करना होगा कि जब ये वर्ब है तब इनके साथ हम क्या प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। जैसे आप अप्रोच को देखें, अप्रोच का मतलब पहुंचना। जब वर्ब है तो हिंदी क्या हो जाएगा? पहुंचना। तो जब पहुंचना होगा तो अप्रोच के साथ नो प्रीपोजिशन। लेकिन यही अप्रोच जब नाउन हो जाता है तो फिर प्रीपोजिशन हम टू का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है? इनकी कैटेगरी बदलने से इनका प्रीपोजिशन भी बदलता है। अगर वर्ब को मैं नाउन बना दूं, नाउन को मैं वर्ब बना दूं, तो उसके हिसाब से प्रीपोजिशन चेंज होंगे। तो वाक्य को डील करते समय, सेंटेंस को, क्वेश्चन को डील करते समय ये बहुत ही आपको सजगता दिखाना होगा, सतर्क रहना होगा, देखना होगा कि वो वर्ड नाउन है कि वो वर्ड वर्ब है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, कुछ सेंटेंस से इसको समझा जा सकता है। चलिए, इसका हिंदी पहले देखा जाए क्या करा है। ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हैव नो एक्सेस टू एजुकेशन। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि एक बहुत बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं, ठीक है ना, उनकी पहुंच शिक्षा तक नहीं है। मतलब कि वो निरक्षर ही रह जा रहे हैं, शिक्षा तक उनकी पहुंच नहीं बन पा रही है, ठीक है ना, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। नो एक्सेस टू एजुकेशन, इस तरह के ना मतलब एक्सप्रेशन बहुत ही फेमस एक्सप्रेशन है। अब हम कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, कुछ और वाक्यों को देखा जाए। करेक्ट, ही गेव नो आंसर टू माय क्वेश्चन, है ना, उसने मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब कि देखिए यहाँ पर जो आंसर का जो यूज हुआ है ना वो नाउन के रूप में हुआ। और क्या बताया गया है कि जब आंसर या रिप्लाई जब नाउन के रूप में यूज होते हैं तब उनके साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। चलिए, कुछ और सेंटेंस को देखा जाए। चलिए, देयर इज नो लिमिट टू हिज ग्रीड, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि उसके लालच, ठीक है ना, उसके लालच की कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना, उस व्यक्ति के लालच की कोई सीमा नहीं है। चलिए, तो ये बच्चों ये ऐसे बहुत ही यूज में आने वाले नाउन हैं जिनके साथ हम आमतौर पर प्रीपोजिशन क्या इस्तेमाल करेंगे। इन सभी के साथ इस्तेमाल होने वाला प्रीपोजिशन यहाँ समझ ले कि टू होने वाला है। बार बार प्रैक्टिस करने से बात एकदम दिमाग में एकदम फिक्स हो जाएगा, एकदम इनग्रेन्ड हो जाएगा, धंस जाएगा।
ठीक है ना, और इसका प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। अभी तो मैं आपको थियोरी के रूप में कुछ बता रहा हूं, लेकिन इसका जबरदस्त प्रैक्टिस भी होगा। ठीक है ना, तो आप इनको अंत तक देखें, इनको समझने की कोशिश करें। ठीक है ना, ये जरूर और जरूर समझ में आएंगे। ठीक है ना, ये बहुत ही सिंपल नाउन है जिनके साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है ना, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी लग रहा है कि इतना कैसे याद होगा, पहले तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए। ठीक है ना, आपको ये पहले फील होना चाहिए कि इतना याद कैसे होगा। आपको याद करने का मतलब कोई भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, बस 2-4 बार पढ़िए, वो दिमाग में चला जाएगा। याद नहीं कीजिए, बस इसको 1-2 बार लिखिए, 1-2 बार पढ़िए। ठीक है ना, यही एक वे है इस पर कमांड करने का। चलिए हम लोग कुछ और नाउन देखते हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। चलिए देखिए, ये अलूजन और रेफरेंस क्या है। ये दोनों का मतलब होता है अप्रत्यक्ष जिक्र। अलूजन का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष जिक्र या अप्रत्यक्ष उल्लेख को ना अलूजन कहते हैं। इसका हिंदी होगा अप्रत्यक्ष जिक्र या अथवा उल्लेख, और इसका जो हिंदी होगा वो होगा जिक्र या उल्लेख। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है ना, जिक्र या उल्लेख, जब आप किसी चीज का उल्लेख करते हैं तो आप उसका रेफरेंस करते हैं, और जब आप नाम नहीं लेते हैं, सिंपल वे में कहते हैं, तो उसके लिए वर्ड हम अलूजन का इस्तेमाल करते हैं। इसे सीधे हम वाक्य से समझ सकते हैं। देखिए तो चलिए इसका हिंदी निकाला जाए, देखते हैं कि इसका हिंदी क्या निकलता है। ही मेड नो रेफरेंस टू हिज इल हेल्थ, ठीक है ना, एज ए रीजन फॉर हिज एब्सेंस। इसका मतलब है कि उसने अपनी अनुपस्थिति का कारण के तौर पर अपने इल हेल्थ नहीं बताया। हालांकि वो बीमार था, लेकिन इसने कोई जिक्र नहीं किया कि वह बीमार था और वो अनुपस्थित रहा। ठीक है ना, इसका मतलब हम सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं कि उसने अपनी अनुपस्थिति का कारण इल हेल्थ नहीं बताया। ठीक है ना, उसका कोई रेफरेंस नहीं किया। तो चलिए हम बात को हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और वर्ड्स हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। कुछ और भी नाउन है, इंपॉर्टेंट नाउन है। एक्सेप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका मतलब अपवाद होता है। ठीक है ना, एक्सेप्शन का अर्थ अपवाद होता है। ठीक है ना, और इसके साथ लगने वाले जो प्रीपोजिशन होते हैं वो टू होते हैं। जैसे कि आप इस वाक्य को देखिए, चलिए बहुत ही सिंपल सा वाक्य लिखा गया है। ठीक है ना, देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। एक्सेप्शन टू आपको बार बार सेट में देखने को मिलेंगे। कुछ और भी देखते हैं, कुछ और भी इस तरह के नाउन है। इनविटेशन, इनविटेशन का अर्थ क्या होता है, एक एक लेके चलते हैं। इनविटेशन का अर्थ होता है निमंत्रण। जब आप किसी को निमंत्रण देते हैं तो आप उसको इनवाइट करते हैं, और इनविटेशन के साथ लगने वाले जो प्रीपोजिशन होंगे वो टू होंगे। कुछ और वर्ड्स को देख लिया जाए। चलिए, ये बच्चों ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट नाउन है, जिसके साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस देखा जाए कंट्रीब्यूशन से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन आप हर एक सेट में ये इन्विटेशन और कंट्रीब्यूशन जैसे वर्ड्स मिलने वाले हैं। ठीक है ना,
ये क्या हिंदी इसका आप निकाल सकते हैं। करेक्ट, अचीविंग टोबैको गिव्स इनविटेशन टू डेथ, इसका हिंदी क्या निकलेगा? तंबाकू चबाना, तंबाकू चबाना मौत को दावत देता है, नहीं, तंबाकू चबाना मौत को दावत देता है। चलिए, यानी कि इनविटेशन एक नाउन है, जरूरत पड़ने पर प्रीपोजिशन अपने साथ ये टू लेगा। ये फिक्स प्रीपोजिशन वाले हम लोग सेशन लेके चल रहे हैं। और एग्जामिनेशन में ज्यादातर सवाल जो होते हैं ना वो फिक्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड होते हैं। मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि इस चैनल पर वर्ब से जुड़े हुए फिक्स प्रीपोजिशन पहले हो चुके हैं। अभी जो है वो नाउन का सीरीज चल रहा है। जो सीरीज सेशन ए में जो थे हम लोगों ने नाउन के साथ फोर का प्रयोग किया था, और आज हम लोग बात कर रहे हैं नाउन के साथ टू का। चलिए, एक सेंटेंस देखा जाए कंट्रीब्यूशन के साथ। कोई किसी से पूछ रहा है? चलिए, पूछ रहा है क्या कि व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, समाज के प्रति आपके क्या योगदान है, समाज को आपने क्या दिया है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रीब्यूशन टू। देखिए, जब इसका जो वर्ब था, ठीक है ना, ये कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट अभी मैंने क्या कहा है कि कुछ मामलों में कैटेगरी बदलने से प्रीपोजिशन बदलते हैं, कुछ मामलों में कैटेगरी बदलने से प्रीपोजिशन वही रह जाते हैं। देखिए, यहां से एक बार फिर से बात को समझाना चाहता हूं। कंट्रीब्यूट एक वर्ब है, ठीक है ना, तो कंट्रीब्यूट जब वर्ब है तो प्रीपोजिशन टू लेता है, और कंट्रीब्यूट को मैंने नाउन के रूप में बदल दिया कंट्रीब्यूशन। यहां से देख लिया जाए, जब हमने कंट्रीब्यूट को कंट्रीब्यूशन में बदला तो कंट्रीब्यूशन भी क्या लेता है? टू लेता है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि कुछ नाउन के साथ, कुछ जो नाउन है यदि इनको वर्ब में चेंज किया जाए तो प्रीपोजिशन नहीं बदलेगा। कुछ नाउन जो है यदि वो वर्ब में चेंज होते हैं तो उनके साथ प्रीपोजिशन के रूल्स बदल जाएंगे। तो बच्चों, आज के हमारा ये वीडियो सेशन इतना ही रहेगा। आज के इस सेशन में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट नाउन्स को देखा जिसके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। ऐसा नहीं है कि बस इतना ही नाउन है, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही नाउन है जिसके साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। अभी ऐसे कई नाउन पड़े हुए हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारा चूंकि ये जो वीडियो जो चल रहे हैं ये केवल एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बने हुए हैं, ठीक है ना, हम अपने बात को ना डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आज की बात हमारा इतना ही रहेगा। आपको वीडियो कैसा लगा, आप इसमें जो सुझाव देना चाहते हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।